नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है समास। आपने पहले बहुत जगह पर समास पढ़ा होगा, यूज भी किया होगा, तैयारी कर रहे होंगे आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पर समास आने वाला होगा। तो जहाँ भी समास आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, समास लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सम प्लस आस। सम प्लस आस मतलब समीप रखना। समीप किसको रखना भाई? दो शब्दों को समीप रखना, ठीक है। दो शब्दों को, दो मतलब दो सार्थक शब्द, ऐसा नहीं कोई भी शब्द ले लो तुम। दो सार्थक शब्दों का जो मेल है वो क्या है? समास है। और इनसे बनने वाला पद सामासिक पद होगा। क्या होगा? सामासिक पद। और अगर हम समास का सार्थिक अर्थ देखें तो उसका मतलब है लघु करना या छोटा करना या फिर संक्षेप में करना। मतलब किसी भी एक बड़ी सी बात को संक्षेप कर देना। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र की जगह राजपुत्र लिख दो आप, तो सामासिक पद है वो, ठीक है। और एक दंत, जैसे कि आप शिव के पुत्र गणेश की जगह पे एक दंत लिख दो तो गणपति का काम कर जाएगा वो। मतलब संक्षेप करना है कुल मिलाकर आपको एक बड़ी बात को छोटी बात में। अब यहाँ पे दो सार्थक शब्दों का मेल है और जो मतभेद होगा वो होगा संधि के साथ में। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल। और यहाँ पे क्या है? दो सार्थक शब्दों का मेल। जब दो शब्द मिलेंगे तो ऐसा तो होगा ही नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं होगा उनमें। कभी कोई सा पद प्रधान हो, कभी कोई सा पद प्रधान होगा। तो उन पदों की प्रधानता के आधार पर इसके चार प्रकार हैं, ठीक है। दो पदों में जो पहले वाला पद होगा उसे हम बोलेंगे क्या? पूर्व पद या प्रथम पद। और जो बाद वाला पद होगा उसे हम बोलेंगे द्वितीय या फिर उत्तर पद। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, पूर्व पद या उत्तर पद, ठीक है। तो अगर प्रथम पद मतलब कि पूर्व पद हमारा प्रधान है तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे अभी आगे, पहले हम इनके प्रकार देख लेते हैं। अगर द्वितीय पद या फिर उत्तर पद प्रधान है तो होगा हमारा तत्पुरुष समास। और अगर दोनों ही पद प्रधान है, मतलब समान अर्थ दे रहे हैं शब्द, मतलब समान लेवल के शब्द हैं, तो क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और कोई अन्य पद प्रधान में जो दो पद उसमें दिए हुए हैं उनके अलावा को तीसरा अर्थ निकलेगा, तब क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो समास के जो मुख्य भेद हैं वो कितने हैं भाई? चार भेद हैं। लेकिन हमने पढ़ा है कि समास के तो 6 भेद हैं। तो 6 भेद कैसे होंगे? जो 4 भेद हैं वो मुख्य भेद है पदों की प्रधानता के आधार पर। लेकिन जो तत्पुरुष समास है, द्वितीय पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान, इसके 2 भेद और होते हैं। एक तो होगा कर्मधार्य समास और एक होगा द्विगु समास। तो इस तरह से तत्पुरुष के 2 भेद और हो गए, कर्मधार्य और द्विगु। तो मुख्य भेद है हमारे पास 4। एक तो अव्ययी भाव समास, एक है हमारा तत्पुरुष, एक है हमारा द्वंद्व और एक है बहुव्रीहि समास। लेकिन जो कुल भेद है वो 6 होंगे, ठीक है। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार्य समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। देखते हैं नंबर 1, अव्ययी भाव समास, ठीक है, जिसका पूर्व पद प्रधान होगा या फिर पूर्व पद जो होगा उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, ठीक है। और उपसर्ग आपको पता ही, जो भी शब्द पहले लगेंगे उपसर्ग है। और हमने कहा भी है कि पूर्व पद प्रधान होगा तो वही पद प्रधान भी होगा। अब इसकी देखो ट्रिक है जो लगभग 99% क्वेश्चन को कवर कर देगी आपको। जो 1% बचेंगे वो ट्रिक नंबर 2 कवर कर देगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपने पढ़ रखी होगी कई बार, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? अनु, आ, प्रति, ध्यान, भर, नी, यथा, हर, बे, मतलब इस तरह के शब्द जब किसी भी शब्द के पहले लगे हुए होंगे तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब जैसे अनु है तो अनुपस्थित, ठीक है। उपस्थित का अनुपस्थित, ठीक है। आ जन्म, आ मरण, ठीक है भाई। और प्रति प्रतिवेदन, ठीक है। ध्यान ध्यान पूर्वक, ठीक है। और भर पेट, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी हैं, ठीक है ना।
तो जिनमें भी आप लगा दोगे स्टार्टिंग में अनु, आ, प्रति, ध्यान, भर, आप इसको ट्रिक की तरह याद कर सकते हो। और इनसे बनने वाले बहुत सारे शब्द, जितने भी शब्द होंगे वो सभी कैसे होंगे, अव्यय भाव समास के होंगे। अव्यय भाव समास है समास के जितने भी हमारे बचे हुए समास हैं, उन सभी समास के लिए ऐसे शब्द, ऐसे सामासिक पद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी के मद्देनजर आपको शॉर्ट्स वीडियो देते रहेंगे हम समय समय बीच बीच में, जो बस केवल शब्द होंगे, उनमें एग्जाम्पल्स उनको बताया जाएगा आपको डायरेक्ट रैंडमली कि ये वाला किसका होगा, ये वाला किसका होगा, विद सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर जब एक शब्द 2 बार दोहराया जाए, जैसे कि दिनों दिन, हाथों हाथ, ठीक है, रातों रात, मतलब इस तरह के जैसे जब एक जैसे ही हैं ये, अगर 2 विपरीतार्थक शब्द होंगे तो हमें पता है द्वंद्व समास होता है। हम उसी की गलती से यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, द्वंद्व समास, लेकिन यहाँ पे विपरीतार्थक नहीं, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात। तो इस तरह के जितने भी होंगे अब आप आराम से अव्ययभाव समास कर सकते हो। और बाकी शॉर्ट्स वीडियोज में आपको पूरे एग्जाम्पल्स अच्छे से दिए जाएंगे, तो शॉर्ट वीडियो में जुड़े रहिए आप हमसे। नंबर 2 देखेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मतलब इसका उत्तर पद या फिर द्वितीय पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान हो, ठीक है भाई। अब ये सारा कारक चिन्हों पर काम करेगा हमारा, कर्ता कारक को छोड़ के, कर्ता कारक हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी ये सभी हमारे कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण सभी हमारे काम करेंगे। कारक चिन्ह आपको याद होनी चाहिए। कर्म को करण होता है, कर्ण नहीं होता। कभी आप इसको ऐसे लिख दो, कर्ण, ये कर्ण है और ये कर्ण है। कर्ण से या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए, मतलब किसी को कोई चीज़ प्रदान करनी हो या फिर देनी हो। जब अपादान अलग होने के भाव में से आएगा, जैसे मतलब पत्ते झड़ने वाले हैं, ठीक है, ऋण मुक्त है, देश से निकाला, ऋण से मुक्ति, इस तरह से, मतलब जब अलगाव हो, कोई भी चीज़ अलग हो रही हो, जब समास विग्रह करने पे अलग हो जाए। संबंध दर्शा रही हो, मतलब किसी भी चीज़ का कि दूसरी चीज़ से आपस में किसी संबंध दर्शा रही हो, तो संबंध तत्पुरुष। और अधिकरण क्या है भाई, जब अधिकार की बात हो उस पर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कर्म के, जैसे कि गगनचुंबी। तो गगनचुंबी क्या है भाई, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी इमारत कह दिया हमने, तो उसका अर्थ क्या है, गगन को चूमने वाली इमारत। रथ चालक, रथ का चालक या रथ को चलाने वाला। अब करण क्या है, देखो, सूर रचित, सूर रचित मतलब सूरदास के द्वारा रचित, ठीक है। पद चलित, पद से चलित या पद द्वारा चलित। मन चाहा, मन से चाहा। अब देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आता है उदाहरण, वो आता है हस्त से लिखित। ये हस्त लिखित आएगा, मानो क्वेश्चन आया कि हस्तलिखित का समास विग्रह कीजिए, तो हम में से बहुत सारे बच्चे करेंगे भाई हस्त से लिखित, जो कि गलत है, लेकिन लगेगा सही क्योंकि कर्ण तत्पुरुष है कर्ण तत्पुरुष समास इसमें, लेकिन इसका समास विग्रह हस्त से लिखित नहीं है, हस्त के द्वारा लिखित है। तो समझ आ रहा है भाई, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त एक सजीव चीज है तो उसके द्वारा लिखित है वो, ठीक है। जैसे सूर रचित, तो सूरदास के द्वारा रचित, सूरदास एक निर्जीव चीज थोड़ी ना, सजीव चीज है। अब आते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष पे। संप्रदान मतलब के लिए, किसी के लिए कोई चीज करना, जैसे गौशाला आपने पढ़ी होगी, गायों के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं नॉर्मल एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जो कि छोटे छोटे एग्जाम्स को सभी को कवर करेंगे। जो भी एग्जाम्पल्स हमारे होंगे जो कन्फ्यूजिंग होंगे या आपस में मिक्सअप होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सारे समास खत्म होने के बाद में या तो एक वीडियो डाल देंगे उसकी, जिसमें सारे बस एग्जाम्पल्स ही होंगे, जो आपको लगेगा कि कोई एग्जाम्पल है कि वो कर्मधारय है लेकिन वो बहुवीरी हो जाएगा, ठीक है। कोई लगेगा आपको कि ये द्विगु का है लेकिन वो बहुवीरी हो जाएगा। तो कर्मधारय या द्विगु और बहुवीरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो सारा दूर कर देंगे आपका, सारे समास खत्म होने के बाद में एक वीडियो डाल देंगे या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से सारा कवर कर देंगे। संप्रदान के लिए, गायों के लिए शाला, गौशाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान मतलब कोई भी चीज़ अलग होना, मतलब मुक्ति के भाव में, अलगाव के भाव में आएगा। देश निकाला मतलब देश से निकाला हो गया किसी का। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति हो जाना, ठीक है भाई। संबंध, का, की, के, इन जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, सब समास विग्रह हम करेंगे। ये जितने भी पद लिखे हुए हैं बीच में, सारे समास विग्रह करने पर प्रयोग होंगे।
राजपुत्र राजा का पुत्र, राजकन्या राजा की कन्या, ठीक है। राजपुत्र राजा के पुत्र भी हो सकता है अगर बहुवचन के सेंस में हम यूज करें तो। अधिकरण क्या है, घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। अब आपको लग रहा होगा जैसे पुरुषों में है जो उत्तम कर्मधारय समास, लेकिन ये क्या है, तत्पुरुष समास। तो सभी कन्फ्यूजन दूर करेंगे आपके। फिलहाल पुरुषोत्तम क्या है, पुरुषों में जो उत्तम। शोकमग्न, शोक में मगन, ठीक है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। सारे कारक चिन्हों पर काम करेगा, कर्ता कारक इसमें इंक्लूड नहीं होता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये सारे कारक चिन्ह इसमें यूज होंगे। जो कारक चिन्ह है ये समास विग्रह के समय पर यूज होंगे और ये इससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 समास है कर्मधारय समास। जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष के भेद हैं, मतलब इनमें उत्तर पद या फिर द्वितीय पद प्रधान होगा। कर्मधारय, जैसा कि इसके नाम से लिखा हुआ है, अपने कर्म को धारण किए हुए है ये, ठीक है भाई, अपने कर्म को धारण किए हुए है, जो भी तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उत्तर पद प्रधान होगा। कुल मिलाकर हाँ पता ही समास में 2 पद होते हैं, उनमें से एक पद विशेषण और एक विशेष्य होगा। मतलब एक शब्द की विशेषता बताई जाएगी और विशेषता वाला शब्द भी साथ के साथ में लिखा हुआ होगा। और अगर हम उसका करेंगे समास विग्रह, समास विग्रह करने पर मोस्टली है जो के समान शब्द आएगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखो तो नील कमल, चरण कमल, कनक लता, महात्मा, परमेश्वर। चरण कमल, चरण के समान है जो कमल, ठीक है। कनक लता, कनक के समान लता। महात्मा, महान है जो आत्मा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। तो इस तरह से जो भी होंगे ये, और अगर आप देखो तो लगभग इनमें तुलना होती है। चरण के समान कमल, मतलब कमलों में और चरण में तुलना कर रहे हैं हम। महात्मा, महान है जो आत्मा, मतलब एक ऐसी आत्मा जो महान है, मतलब महानता के बराबर, तुलना कर रहे हैं हम इसमें। तो तुलना का भाव जहाँ भी आएगा वहाँ पर कर्मधारय, मतलब अपने कर्म को धारण किए हुए हो तो क्या होगा, कर्मधारय समास। और द्विगु समास सबसे आसान, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग द्विगु समास। जैसे कि पता ही है हमें कि उत्तर पद प्रधान होगा और प्रथम पद संख्यावाचक होगा, ठीक है। प्रथम पद संख्यावाचक, इसकी ये वाली विशेषता ये सबसे अलग भी बनाती है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देती है। इसको ध्यान रखो कि ये हमेशा समूह का बोध कराएगा। संख्यावाचक तो होगा, संख्या के साथ साथ में समूह का बोध भी कराएगा। लेकिन अगर समूह का बोध नहीं करा रहा, अगर समूह का बोध न हो और संख्यावाचक हो, तब बहुविधि समास होगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होगा, बहुविधि समास। जैसे कि इसके एग्जांपल्स अगर आप देखो, पहले द्विगु देख लो। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, ठीक है। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी, 5 वट के वृक्षों का समूह, ठीक है। तो अब ये पंचवटी कुटिया मत सोच लो कि पंचवटी कुटिया है। पंचवटी मतलब जहाँ भी 5 वट के वृक्षों का समूह से क्या बोलेंगे हम, पंचवटी। तो जहाँ पर समूह का बोध होगा वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास और पहला पद संख्यावाचक। लेकिन अगर पहला पद संख्यावाचक है और समूह का बोध न हो तो क्या होगा, बहुविधि समास। जैसे कि एक दंत, ठीक है भाई, एक दंत संख्यावाचक है, एक दंत, लेकिन समूह नहीं बना। एक दंत क्या है, श्री गणेश। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बहुविधि। अब जहाँ तुम देख लो तिरंगा, तिरंगा काफ़ी कंफ्यूजिंग है। 3 रंगों का समूह लग रहा है ना आपको, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेशलिटी को शो कर रहा है। क्या स्पेशलिटी है कि तिरंगा भारत का झंडा, तो किसी अन्य शब्द का दे रहा है ना, तो ये बहुविधि में जाएगा। जबकि इसमें स्टार्टिंग में क्या है, संख्यावाचक शब्द है, ठीक है भाई। या फिर जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चतुर्भुज शुरू में आ रहा संख्यावाचक। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को। तो ये स्टार्टिंग में संख्यावाचक आने के बाद भी समूह का बोध नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुविधि समास है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह लगे, समूह का बोध करें, 3 रंगों का समूह। हम किन्हीं भी 3 रंगों की बात नहीं करते। जब तिरंगा बोला जाता है तो हमें समझ आता है क्या, भारत का झंडा। कोई भी 3 रंग समझ में नहीं आता कि लाल नीला पीला हो जाएगा। हमें पता है तिरंगा क्या है, भारत का झंडा। तो समूह 3 रंगों का नहीं है, स्पेशल 3 है, केसरिया, सफेद और हरा। तो तिरंगा किस में जाएगा, बहुविधि समास में, ठीक है।
तो नंबर 5 हम देखेंगे द्वंद्व समास। जैसा कि आपको पता भी है, अगर आपने महाभारत या रामायण वगैरह देखे हो, द्वंद्व मतलब लड़ाई होना। लड़ाई जब वो दोनों बराबर के होंगे हैं, तो दोनों पद प्रधान होंगे इसमें, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ के होंगे। तो जैसे माता पिता, सुख दुख, पति पत्नी, जन्म मृत्यु। अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो या, अथवा या और का आएगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, पति पत्नी, पति और पत्नी, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। ठीक है, जन्म अथवा मृत्यु। तो ये तो एग्जाम्पल हमें सभी ने पढ़े होंगे, है ना। तो अब मैं वो वाले एग्जाम्पल देखेंगे जो थोड़े इंपॉर्टेंट से हैं और अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखियो, लाभालाभ, ठीक है, पापा पाप, ठीक है, देवासुर, ठीक, इस तरह के एग्जाम्पल। जैसे देखो लाभालाभ है, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है लाभ और एक है अलाभ। अलाभ मतलब हानि, तो क्या है, लाभ हानि, द्वंद्व समास है ना, विपरीत अर्थ शब्द है। पापा पाप, इसमें एक तो है पाप और एक है अपाप। अपाप का मतलब पुण्य, तो पाप और पुण्य ये सब क्या है, द्वंद्व समास। अब जैसे देवासुर है, इसमें एक तो है देव और एक है असुर, ठीक है। तो देव असुर मतलब दानव या दैत्य, तो देव और असुर। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हों जो लिखे हुए देखो पास पास ही हैं, लेकिन हमें लगेगा लाभालाभ, तो हम इन्हें गलती से क्या कर सकते हैं भाई, हमने पढ़ा है किसमें, अव्ययभाव समास में, कि हाथों हाथ, ठीक है, रातों रात, दिनों दिन, इस तरह के कि जब एक जैसे हो तो किसमें हो जाएगा भाई, वो अव्ययभाव समास में। लेकिन ध्यान से देखना, लाभ अलाभ है ये, लाभा लाभ, लाभ और अलाभ, पापा पाप, पाप अपाप, तो विपरीत अर्थ है यहाँ पे, ठीक है। तो अव्ययभाव और इसमें मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है भाई। अब आते हैं बहुव्रीहि समास पे। यहाँ पे दोनों पद प्रधान होंगे, जो भी दो पद हमारे होंगे कोई सा प्रधान है, कोई अन्य अर्थ निकलेगा भाई इनका, ठीक है। अब जैसे वीणा पाणी है, ठीक है, तो वीणा पाणी क्या होते हैं हमें पता है कि वीणा को धारण करने वाली कौन है, सरस्वती, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला सबको पता है क्या है भाई, विष्णु, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उन्हें, श्री गणेश। दस आनंद, 10 है आनंद जिसके, ठीक है, 10 मुख वाला। अब देखो 10 से इसे द्विगु मत सोच लियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, 10 आनंद है, ठीक है। तो कभी तुम सोचो कि 10 आनंद है तो क्या हो जाएगा, द्विगु, की इसमें 10 आ रहा है स्टार्टिंग में। ये एक समूह का बोध नहीं करा रहा, 10 आनंद एक तो आदमी है, कौन है, रावण। या 10 आनंद मतलब बहुत सारा समूह है, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, ठीक है, कौन है वो, रावण है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं बहुव्रीहि समास में, हमें देखने में लगते नहीं हैं, जैसे कि भाई क्या है, 61, 62, 63, मतलब जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो सभी किस में आएंगी भाई, बहुव्रीहि समास के अंदर आ जाएंगी। तो संख्याएं, अब कुछ संख्याएं हैं जो बहुव्रीहि समास में नहीं आएंगी, कैसे, जैसे 10, 20, 30, 40, देखो भाई ये नहीं आएंगी जो पूरी हैं 10, 20, 30, 40, और इनके अलावा जो भी बच गई हमारी 64, 11, 12, ठीक है, ये सभी किस में आ जाएंगे हमारी, बहुव्रीहि समास में। जैसे 61, 60 और 1, तो क्या बनेगा इनका मिलकर कोई अन्य अर्थ, क्या 61, 62 क्या है 60 और 2, तो क्या बनेगा 62। लेकिन 10 में क्या करोगे, 10 और क्या, तो एक अर्थ रह गया ना, तो वो हमारा अलग निकल जाएगा। लेकिन ये वाली संख्याएं हमारी बहुव्रीहि होंगी और ये वाली नहीं होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, साथियों, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास हमने यहाँ पर ख़त्म किया है, और समास जितने भी थे हमने यहाँ पर सभी को ख़त्म कर चुके हैं। अब जो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आपको थोड़े हल्के हल्के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे आप इनको समझ लेंगे तो आपको एक दूसरी वीडियो में या फिर सोर्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल जो कि बहुत बढ़िया पेपर्स में आते हैं और जो कन्फ्यूजिंग होते हैं कि बहुव्रीहि में कब द्वंद्व में कन्फ्यूजन होगा, कब द्विगु में कन्फ्यूजन, कब कर्मधारय में, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनमें। आप कन्फ्यूजन बहुत अच्छे से दूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।